बचाओ, कोई मेरे बाबूजी को बचाओ। ट्रेन के तेज शोर को चीरती हुई एक बूढ़ी औरत की कांपती आवाज अचानक पूरे डिब्बे में गूंज उठी और उसी पल लोगों की चीखें, बच्चों का रोना और यात्रियों की घबराई हुई सांसें एक साथ मिलकर ऐसा माहौल बना चुकी थी कि जैसे कुछ बहुत भयानक हो चुका हो। क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड पहले एक सफेद दाढ़ी वाला कमजोर बूढ़ा आदमी चलती ट्रेन से नीचे गिर चुका था। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे और बहू ने धक्का देकर बाहर फेंका था। दोपहर का समय था। सूरज की तेज रोशनी खेतों पर आग की तरह चमक रही थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से बिहार के छोटे छोटे गांवों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। और उसी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठे लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किसी इंसान का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि वो अपने ही बूढ़े बाप को मौत के मुंह में धक्का दे दे। ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी एक औरत जिसका नाम था रचना। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी। आंखों में महंगे चश्मे, हाथों में सोने की चूड़ियां और चेहरे पर वो घमंड साफ दिखाई दे रहा था जो अक्सर पैसे के नशे में डूबे लोगों में आ जाता है। और उसके बगल में खड़ा था उसका पति विकास, जो शहर का बहुत बड़ा बिल्डर था। करोड़ों की संपत्ति, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अगर कुछ नहीं बचा था तो वो थी इंसानियत। और अभी कुछ ही मिनट पहले उसी विकास ने अपने बूढ़े बाप राम प्रसाद को गुस्से में धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। मर जाने दो उसे, हमारी जिंदगी का बोझ बन चुका था वो, विकास ने दांत पीसते हुए कहा। और उसकी ये बात सुनकर पूरे डिब्बे में बैठे लोग हैरान रह गए। एक बूढ़ी महिला रोते हुए चिल्लाई, अरे पाप लगेगा बेटा, वो तुम्हारे बाप है। लेकिन विकास के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसने गुस्से से कहा, बाप वो होता है जो बच्चों के काम आए। ये आदमी पिछले 5 साल से सिर्फ बीमारी और खर्चा बना हुआ था। इतना सुनते ही एक युवक खड़ा हो गया और उसने विकास का कॉलर पकड़ लिया। शर्म नहीं आती तुझे? जिस आदमी ने तुझे चलना सिखाया, आज तू उसे मरने के लिए छोड़ आया? लेकिन तभी रचना बीच में आ गई और जोर से बोली, तुम लोग बीच में मत पड़ो, ये हमारा पारिवारिक मामला है। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी की आंखों में डर और किसी की आंखों में आंसू। क्योंकि हर किसी को अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा याद आ रहा था। उधर ट्रेन से नीचे गिरने के बाद राम प्रसाद पटरी के किनारे पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। उनके सिर से खून बह रहा था, हाथ बुरी तरह छिल चुके थे और उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उनके शरीर में नहीं, उनके दिल में था। क्योंकि जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, उसी बेटे ने आज उन्हें मौत के लिए छोड़ दिया था। राम प्रसाद की धुंधली आंखों के सामने बार बार विकास का बचपन घूम रहा था। वो दिन जब विकास छोटा था और तेज बुखार में तप रहा था। तब राम प्रसाद पूरी रात उसे गोद में उठाकर अस्पताल के बाहर बैठे रहे थे। वो दिन जब घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां बची थी। तब उन्होंने खुद भूखा रहकर बेटे को खाना खिलाया था। वो दिन जब विकास इंजीनियर बनना चाहता था और फीस भरने के लिए राम प्रसाद ने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे। और आज वही बेटा उन्हें मरने के लिए छोड़ गया था। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, हे भगवान, अगर औलाद ऐसी देनी थी तो मुझे बाप ही मत बनाना था। उसी समय दूर से एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक पर बैठा था करीब 28 साल का एक युवक। नाम था अमन, जो पास के गांव में स्कूल टीचर था। और जैसे ही उसकी नजर पटरी के किनारे पड़े घायल राम प्रसाद पर पड़ी, उसने तुरंत बाइक रोकी और भागकर उनके पास पहुंच गया। बाबा आंखें खोलिए, ये क्या हालत हो गई आपकी? अमन घबराकर बोला। राम प्रसाद दर्द से करहाते हुए बोले, बेटा पानी। अमन ने तुरंत अपनी बोतल निकाली और उनके होंठों से लगाई। और जैसे ही राम प्रसाद ने पानी पिया, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े,
क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने जिंदगी दी उसने धक्का दिया, और जिसे वो जानते तक नहीं थे वो उनकी जान बचाने दौड़ आया था। अमन ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन वहां नेटवर्क बहुत कमजोर था, इसलिए उसने बिना समय गवाए राम प्रसाद को अपनी बाइक पर बैठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ लेकर चल पड़ा। दर्द से कराहते हुए राम प्रसाद बार बार पीछे मुड़कर उस ट्रेन को देख रहे थे, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी, जैसे उनका अपना बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया हो। रास्ते में अमन ने पूछा, बाबा, आपके साथ ये सब किसने किया? राम प्रसाद कुछ सेकंड चुप रहे, फिर कांपती आवाज में बोले, मेरे बेटे ने। अमन के हाथ अचानक कांप गए। बाइक थोड़ी डगमगा गई, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत कहानियां सुनी थी, लेकिन पहली बार किसी बाप के मुंह से ऐसा दर्द सुना था। और फिर राम प्रसाद धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताने लगे। कैसे उन्होंने मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया, कैसे बेटे की शादी के बाद बहू ने उन्हें बोझ समझना शुरू कर दिया, कैसे धीरे धीरे बेटे का व्यवहार बदलता चला गया, और कैसे आज उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। अमन की आंखें भर आई, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कहानी अभी और ज्यादा दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि उधर ट्रेन में बैठा विकास अभी भी नहीं जानता था कि उसने जिस बूढ़े आदमी को मौत के हवाले किया है, वही आदमी कुछ ऐसा राज जानता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और वो राज सामने आते ही सिर्फ विकास नहीं, उसकी पत्नी रचना भी अंदर तक टूटने वाली थी। अमन धीरे धीरे बाइक चलाते हुए राम प्रसाद को गांव की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर कोई बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने बूढ़े बाप को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दे, क्योंकि जिस इंसान की सांसें टूट रही हों, जिसकी आंखों में सिर्फ दर्द और अपनों का धोखा भरा हो, उसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन विकास और रचना जैसे लोगों के दिलों में शायद अब इंसानियत बची ही नहीं थी। दोपहर की धूप अब और तेज हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ सूखे खेत पड़े थे, हवा गर्म थी, लेकिन राम प्रसाद के शरीर में ठंड बढ़ती जा रही थी। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखें बार बार बंद हो रही थी, और अमन बार बार उन्हें आवाज दे रहा था, बाबा, हिम्मत रखिए, बस थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। राम प्रसाद ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। बेटा, शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसा मत कहिए बाबा। अमन की आंखें भर आई। भगवान सब ठीक करेगा। राम प्रसाद कुछ पल आसमान को देखते रहे, फिर उनकी आंखों में ऐसा दर्द उतर आया जैसे बरसों का दबा हुआ जख्म बाहर निकलने वाला हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम जानते हो बेटा, विकास मेरा असली बेटा नहीं है। अमन के हाथ अचानक ब्रेक पर चले गए। बाइक सड़क किनारे रुक गई। क्या? उसने हैरानी से पूछा। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। 25 साल पहले की बात है। उस दिन भी ऐसी ही गर्म दोपहर थी। मैं रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। गरीब था, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि मेरी पत्नी शारदा और मेरी छोटी सी दुनिया बहुत खुश थी। राम प्रसाद बोलते जा रहे थे, और उनकी आवाज के साथ साथ उनकी पुरानी यादें जैसे जिंदा होती जा रही थी। उस दिन स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। अचानक एक ट्रेन रुकी, और उसी ट्रेन से एक औरत उतरकर भागती हुई कहीं चली गई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, लेकिन भागते भागते वो बच्चा प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया। अमन ध्यान से सुन रहा था। मैंने उस औरत को बहुत आवाज दी, लेकिन वो भीड़ में गायब हो गई, और वो छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। राम प्रसाद की आंखें भीग गई। वो बच्चा विकास था। अमन की सांसें थम गई। राम प्रसाद आगे बोले, मैंने पुलिस में शिकायत की। कई दिनों तक उस बच्चे के असली मां बाप को ढूंढता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर मैंने और मेरी पत्नी ने फैसला किया कि हम ही उसे पालेंगे। हमने उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया। राम प्रसाद रो पड़े। भगवान ने हमें अपनी औलाद नहीं दी थी बेटा, इसलिए विकास ही हमारी पूरी दुनिया बन गया।
अमन की आंखें नम हो चुकी थी। उसे अब समझ आ रहा था कि एक बाप के दिल में कितना बड़ा तूफान चल रहा होगा, क्योंकि जिस बच्चे को उसने सड़क से उठाकर जिंदगी दी, उसी बच्चे ने आज उसे मौत के लिए छोड़ दिया। राम प्रसाद ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी उसे ये सच नहीं बताया, क्योंकि डर था कहीं उसे लगे कि वो हमारा नहीं है। मैंने हमेशा उसे अपने खून से ज्यादा प्यार दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर राम प्रसाद ने कांपते हुए अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक पुरानी सी चाबी निकालकर अमन को दे दी। ये मेरे पुराने घर की चाबी है। अमन ने चाबी हाथ में ली। उस घर में एक लोहे की अलमारी है, उसमें कुछ कागज है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो कागज विकास तक पहुंचा देना। कौन से कागज बाबा? अमन ने पूछा। राम प्रसाद ने आंखें बंद कर ली। उसमें उसकी असली जिंदगी का सच छुपा है। इतना कहकर वो अचानक बेहोश हो गए। बाबा, बाबा, अमन घबरा गया। उसने तेजी से बाइक दौड़ाई और गांव के छोटे अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर तुरंत राम प्रसाद को अंदर लेकर गए। अमन बाहर खड़ा बेचैनी से दरवाजे को देख रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उन कागजों में ऐसा क्या है जो विकास की पूरी जिंदगी बदल सकता है। करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। जान तो बच गई है, लेकिन हालत बहुत गंभीर है। शरीर पर गहरी चोटें हैं और सबसे ज्यादा असर इनके दिल पर पड़ा है। अमन ने राहत की सांस ली। उसी समय दूसरी तरफ शहर में विकास और रचना अपने आलीशान बंगले में पहुंच चुके थे। दोनों बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रचना सोफे पर बैठते हुए बोली, अच्छा हुआ पीछा छूटा। रोज रोज की बीमारी और झंझट खत्म हुई। विकास चुपचाप शराब का गिलास भरने लगा, लेकिन ना जाने क्यों उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कानों में बार बार अपने पिता की आवाज गूंज रही थी, बेटा, मुझे मत धक्का दे। विकास ने झुंझलाकर गिलास टेबल पर पटक दिया। बस करो रचना, मुझे अजीब लग रहा है। रचना गुस्से में बोली, अब पछताने का नाटक मत करो। अगर वो जिंदा रहता तो सारी प्रॉपर्टी बेचकर अस्पतालों में खर्च हो जाती। इतना सुनते ही अचानक दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। दोनों चौंक गए। नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा पोस्टमैन खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। ये चिट्ठी राम प्रसाद जी के नाम आई थी। बहुत जरूरी लग रही है। विकास ने लिफाफा लिया। उस पर लिखा था, सिर्फ विकास के लिए। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और जैसे ही उसने अंदर रखा पहला कागज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें लिखा था, जिसे तुम अपना बाप समझते हो, वो तुम्हारा असली बाप नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदगी देने वाला फरिश्ता है। विकास की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन अभी उसे ये नहीं पता था कि असली झटका तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले ही पल उसे अपनी असली मां के बारे में ऐसा सच पता चलने वाला था जिसे सुनकर उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी। विकास के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीना छलक आया था और उसकी आंखें बार बार उस कागज पर लिखी लाइनों को पढ़ रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जिस आदमी को उसने अभी कुछ घंटे पहले चलती ट्रेन से मौत के हवाले कर दिया, वो उसका असली बाप था ही नहीं, बल्कि वो इंसान था जिसने उसे सड़क से उठाकर जिंदगी दी थी, उसे नाम दिया था, पहचान दी थी और अपने खून से भी ज्यादा प्यार दिया था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रचना घबराकर बोली, क्या लिखा है उसमें? ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन विकास की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसने कांपते हाथों से दूसरा कागज निकाला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया घूमने लगी। उस कागज में लिखा था, बेटा विकास, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में ना रहूं।
या फिर तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें यह सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें यह ना लगे कि तुम हमारे अपने नहीं हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब सच पता चले। विकास की सांसें तेज होने लगी। उसने कांपते हुए आगे बढ़ा। जिस दिन मैं तुम्हें स्टेशन से घर लाया था, उस दिन तुम्हारे साथ एक छोटा सा कपड़े का बैग भी मिला था। उसी बैग में यह चिट्ठी थी जो तुम्हारी असली मां ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। विकास के हाथ सुन पड़ गए। उसने जल्दी से लिफाफे के अंदर देखा। वहां सचमुच एक बहुत पुरानी, पीली पड़ चुकी चिट्ठी रखी थी। कागज इतना पुराना हो चुका था कि किनारे टूटने लगे थे। विकास ने धीरे धीरे उसे खोला और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे लाल, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं तुझे छोड़कर जा चुकी हूं। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं मजबूर थी। तेरे पिता शराबी थे। वो मुझे रोज मारते थे और जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन उन्होंने तुझे बेचने का फैसला कर लिया था। रचना की आंखें भी फैल गई। विकास की सांसें अटकने लगी। वो कांपती आवाज में आगे पढ़ने लगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा किसी कसाई के हाथ बिक जाए, इसलिए मैं तुझे लेकर भागी। लेकिन स्टेशन पर कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। मुझे डर था कि वो तुझे मुझसे छीन लेंगे, इसलिए मजबूरी में मैं तुझे वहीं छोड़कर छुप गई। मैंने सोचा था थोड़ी देर बाद वापस आकर तुझे ले जाऊंगी, लेकिन तभी वहां बहुत भीड़ हो गई और तू मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गया। विकास फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने राम प्रसाद का चेहरा घूमने लगा। वो चेहरा जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया। वो हाथ जो हमेशा उसके लिए कमाते रहे। वो बूढ़ी आंखें जो आखिरी पल तक सिर्फ बेटे का प्यार ढूंढती रही, और उसने उन्हीं आंखों में डर भर दिया था। चिट्ठी में आगे लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी ये चिट्ठी पढ़े तो उससे कहना कि जिसने उसे पाला है वही उसका असली भगवान है, क्योंकि मां सिर्फ जन्म देती है, लेकिन इंसान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। इतना पढ़ते ही विकास जोर जोर से रोने लगा। उसके हाथ से चिट्ठी नीचे गिर गई। रचना पहली बार डर गई थी। उसने धीरे से कहा, विकास, शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। विकास अचानक चीख पड़ा, गलती नहीं रचना, पाप किया है हमने, पाप। उसकी आवाज पूरे बंगले में गूंज उठी। उसी समय उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई, जिसमें बचपन का विकास राम प्रसाद के कंधों पर बैठा हंस रहा था। और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे वो दिन याद आने लगे जब राम प्रसाद बारिश में भीगकर उसके लिए स्कूल फीस भरने गए थे, जब उन्होंने खुद फटे कपड़े पहने लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े खरीदे, जब वो बीमार होने पर सारी रात उसके सिरहाने बैठे रहते थे। और बदले में उसने क्या दिया? धक्का, अपमान और मौत। विकास जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। मैंने अपने भगवान को मार दिया। रचना की आंखों से भी आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी अचानक विकास को कुछ याद आया। वो तुरंत खड़ा हुआ। नहीं, नहीं, शायद पिताजी जिंदा हों। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया जो रेलवे पुलिस में था। कुछ देर बाद फोन पर जो खबर मिली उसे सुनकर विकास की सांस वापस लौट आई। एक बूढ़े आदमी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। विकास बिना एक सेकंड गवाए घर से बाहर भागा। रचना भी उसके पीछे दौड़ी। दोनों कार में बैठकर पागलों की तरह अस्पताल की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते विकास रोता रहा। उसके कानों में बार बार सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बेटा, मुझे मत धक्का दे। कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन विकास को लग रहा था जैसे हर सेकंड उसके हाथों से निकलता जा रहा है। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस एक बार मेरे पिताजी को बचा लो। मैं उनके कदमों में पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। बस एक मौका दे दो। उधर अस्पताल में राम प्रसाद बेहोश पड़े थे।
उनके पास बैठा अमन लगातार उनके माथे पर पानी की पट्टी रख रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगले कुछ घंटे बहुत जरूरी है, क्योंकि रामप्रसाद के दिल ने जीने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। और तभी अस्पताल के बाहर अचानक एक बड़ी कार आकर रुकी। विकास भागता हुआ अंदर आया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, और जैसे ही उसने बेड पर पड़े अपने बूढ़े पिता को देखा, वो उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल डॉक्टर ऐसी बात बताने वाला था जिसे सुनकर विकास की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में ऐसा माहौल था कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ बेड पर जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ एक बूढ़ा बाप पड़ा था, और दूसरी तरफ उसके पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोता हुआ वही बेटा था जिसने कुछ घंटों पहले उसे चलती ट्रेन से धक्का देकर मौत के हवाले कर दिया था। विकास बार बार रामप्रसाद के पैरों को पकड़कर रो रहा था। पिताजी, आंखें खोलिए, मुझे एक बार डांट लीजिए, मार लीजिए, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वहां खड़ी नर्स तक अपने आंसू नहीं रोक पाई। अमन चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान की जिंदगी एक पल में इतना बड़ा मोड़ कैसे ले सकती है, क्योंकि कुछ घंटे पहले यही आदमी अपने पिता को बोझ समझ रहा था और आज उसी पिता के बिना जीने से डर रहा था। तभी डॉक्टर कमरे के अंदर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, कौन है मरीज का बेटा? विकास तुरंत खड़ा हो गया। मैं हूं डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने विकास की रूह तक हिला दी। शरीर की चोटें तो ठीक हो सकती है, लेकिन इनके दिल ने जीने की इच्छा छोड़ दी है। विकास की आंखें फटी रह गई। डॉक्टर आगे बोले, इनके दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा है, और सच कहूं तो इन्हें दवाइयों से ज्यादा अपने बेटे के प्यार की जरूरत है। इतना सुनते ही विकास वही जमीन पर बैठ गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि इंसान सिर्फ मार खाने से नहीं टूटता, अपनों के धोखे से भी अंदर से मर जाता है। उधर बेहोश पड़े रामप्रसाद की आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, जैसे बेहोशी में भी उनका दिल रो रहा हो। रचना धीरे धीरे उनके पास आई। जिस औरत ने हमेशा उन्हें बोझ समझा, आज वही औरत कांप रही थी। उसने रोते हुए रामप्रसाद का हाथ पकड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपको पिता नहीं समझा, हमेशा आपके प्यार का मजाक उड़ाया। लेकिन आज समझ आया कि माँ बाप घर का बोझ नहीं, घर की बरकत होते हैं। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया, और तभी अचानक मशीन की आवाज तेज होने लगी। बीप बीप बीप। नर्स घबराकर चिल्लाई, डॉक्टर जल्दी आइए, मरीज की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर तुरंत भागे। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। वो जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन लगाया। पूरा माहौल डर से भर चुका था। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, और फिर धीरे धीरे मशीन की आवाज सामान्य होने लगी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर इन्हें बचाना है तो इन्हें जीने की वजह देनी होगी, वरना ये अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। ये सुनते ही विकास ने रामप्रसाद का हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पिताजी, आपने मुझे सड़क से उठाकर इंसान बनाया, लेकिन मैं इंसान नहीं बन पाया। मैंने दौलत के घमंड में आपको अकेला कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। उसके आंसू लगातार रामप्रसाद के हाथों पर गिर रहे थे, और तभी रामप्रसाद की उंगलियां हल्की सी हिली। अमन की आंखें चमक उठीं। डॉक्टर साहब, बाबा ने हाथ हिलाया। विकास तुरंत झुक गया। पिताजी, मैं यहां हूं।
धीरे धीरे रामप्रसाद ने आंखें खोली। उनकी नजर सबसे पहले विकास पर पड़ी। कुछ सेकंड तक वो उसे देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द भी था, प्यार भी था और टूटन भी थी। विकास रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझसे बात कीजिए। रामप्रसाद की कमजोर आवाज निकली, बेटा, बाप अपने बच्चों को सजा नहीं देता। इतना सुनते ही विकास जोर जोर से रो पड़ा। वो उनके सीने से लग गया। पूरा कमरा रो रहा था। अमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। लेकिन तभी रामप्रसाद ने बहुत मुश्किल से कहा, विकास, अगर सच में मुझे खुश देखना चाहता है तो एक वादा कर। कुछ भी पिताजी, कभी किसी बूढ़े माँ बाप को अकेला मत छोड़ना। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चों का फर्ज होता है कि वो उनका सहारा बने। पूरा कमरा भावुक हो गया। विकास ने रोते हुए कहा, मैं वादा करता हूं पिताजी, अब मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी सेवा में गुजरेगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा भावुक मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात अस्पताल के बाहर एक ऐसी औरत आने वाली थी जिसका रामप्रसाद और विकास की जिंदगी से ऐसा रिश्ता था जिसे जानकर हर कोई रो पड़ेगा। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि विकास की असली मां थी। रात का समय था। अस्पताल के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद अधूरा था और अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच फैली खामोशी किसी अनजाने दर्द का एहसास करा रही थी। क्योंकि उस रात सिर्फ एक बूढ़े बाप का इलाज नहीं चल रहा था। उस रात एक बेटे की आत्मा भी अपने पापों के बोझ तले टूट रही थी। विकास अभी भी रामप्रसाद के बेड के पास बैठा था। उसने पहली बार अपने पिता के पैरों को दबाया था। पहली बार उनके माथे पर हाथ रखा था। पहली बार उन्हें उस नजर से देखा था जिस नजर से एक बेटा अपने भगवान को देखता है। रामप्रसाद कमजोर मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द अभी भी था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक बाप का वही पुराना प्यार छुपा था जो 1000 चोट खाने के बाद भी अपने बच्चे के लिए दुआ ही मांगता है। तभी अचानक अस्पताल के बाहर हलचल होने लगी। एक बूढ़ी औरत कांपते कदमों से अस्पताल के गेट के अंदर आई। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भरा था। आंखों में बरसों का दर्द जमा था और हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो हर किसी से कांपती आवाज में एक ही सवाल पूछ रही थी, यहां कोई विकास नाम का आदमी है? रिसेप्शन पर खड़ी नर्स ने पूछा, आप कौन हैं? औरत की आंखें भर आई। मैं उसकी मां हूं। उसी समय वहां खड़ा अमन ये सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत उस औरत को अंदर लाया। कमरे के बाहर पहुंचते ही औरत के कदम रुक गए। उसकी नजर कांच के अंदर बैठे विकास पर पड़ी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मेरा बेटा। उधर विकास ने जैसे ही उस आवाज को सुना, वो धीरे धीरे पलटा। उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी और पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ काम गया हो। औरत रोते हुए उसके पास आई। कांपते हाथों से उसने विकास के चेहरे को छुआ। बेटा। विकास की सांसें अटक गई। आप कौन? औरत रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मैं वही मां हूं जिसने तुझे स्टेशन पर खो दिया था। पूरा कमरा सन्न रह गया। रामप्रसाद भी उन्हें पहचानने की कोशिश करने लगे। औरत रोते हुए बोली, उस दिन के बाद मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, हर स्टेशन, हर शहर, हर मंदिर, लेकिन तू कभी नहीं मिला। फिर कुछ साल बाद मुझे पता चला कि एक कुली ने एक बच्चे को अपनाया है। मैं तुम तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन तब तक मैं बहुत बीमार हो चुकी थी। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं दूर से सिर्फ तुझे खुश देखती रही, क्योंकि मुझे लगा भगवान ने तुझे मुझसे बेहतर इंसान के हाथों में दे दिया। विकास की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे धीरे रामप्रसाद की तरफ देखा, फिर उस बूढ़ी औरत की तरफ।
और अगले ही पल वो जोर जोर से रो पड़ा। मैं कितना बदनसीब इंसान हूं। जिसने मुझे जन्म दिया वो मुझे ढूंढती रही, और जिसने मुझे जिंदगी दी मैंने उसी को मारने की कोशिश की। उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं। विकास अपनी असली मां के पैरों में गिर पड़ा, फिर तुरंत उठकर राम प्रसाद के पैरों में सिर रख दिया। पिताजी, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे बेटा कहें। राम प्रसाद की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से विकास का सिर उठाया। बेटा, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले वो फिर बुरा नहीं रहता। विकास फूट फूट कर रोने लगा। उस रात अस्पताल का वो कमरा आंसुओं से भर चुका था, लेकिन शायद पहली बार उन आंसुओं में सच्चा प्यार था। कुछ दिनों बाद राम प्रसाद की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। विकास ने अपना पूरा बिजनेस मैनेजरों के हवाले कर दिया। वो हर वक्त अपने पिता के साथ रहने लगा। रचना भी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस आदमी को वो कभी बोझ समझती थी, अब उसी के लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी। और फिर एक दिन विकास ने अपने शहर में एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाया। उस वृद्धाश्रम के बाहर एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, माँ बाप बोझ नहीं होते, वो पेड़ होते हैं जिनकी छाव में बच्चे पूरी जिंदगी सुकून से जीते हैं। उद्घाटन वाले दिन विकास स्टेज पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबके सामने कहा, जिस इंसान ने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, समझ लो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो दी। क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राम प्रसाद की आंखें गर्व से चमक रही थी। और उसी पल विकास उनके पैरों में बैठ गया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास करोड़ों रुपए हों, बल्कि वो होता है जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ हो। कहानी खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो बूढ़े और बीमार हो गए हैं, तो क्या ऐसे इंसान को कभी माफ करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके एक जवाब से शायद किसी की सोच बदल जाए।